नमस्कार। आज मैं निधि खेतान आप सबका स्वागत करती हूँ राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। दोस्तों, आज हम यहाँ पे गृह विज्ञान का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम इकाई 4 पारिवारिक संसाधन के प्रबंधन का अध्ययन कर रहे हैं। पाठ है 34वां, जिसके अंतर्गत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का अध्ययन कर रहे हैं। जैसा कि हमने पाठ 33 के अंत में बोला था, उपभोक्ता संरक्षण एवं सहायता में, कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भी उसका एक भाग है, जिसके अंतर्गत हमको संरक्षण मिलता है, सहायता मिलती है। और ये भी कह के छोड़ा था कि हम इसको अलग से एक अध्याय में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, आज हम इस अध्याय के अंतर्गत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत सरकार ने विभिन्न विक्रेताओं, निर्माताओं, उत्पादकों द्वारा विभिन्न चीज़ों का उत्पादन करने के लिए और बेचने के अंतर्गत ये निश्चित किया है कि उपभोक्ता का किसी भी प्रकार शोषण ना हो, चाहे वो खाद्यान्न सामग्री हो, चाहे वो नाप तोल का हो, चाहे वो उपयोग में लेने वाली चीज़ हो, चाहे वो किसी भी चीज़ के अंतर्गत आती हो। सरकार ने ये पूर्ण रूप से सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि एक जो उपभोक्ता है, चाहे वो आप हो, चाहे वो मैं हूँ, उनका शोषण ना हो और वो परिपूर्ण तरीके से सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। इसके अंतर्गत उन्होंने विभिन्न प्रकार के अधिनियम बनाए हैं, कानून बनाए हैं, जिनके अंतर्गत उन्होंने विभिन्न चीज़ों को वर्गीकरण करके उनके अंतर्गत रखा गया है कि इस चीज़ को, खाद्यान्न को खाद्यान्न के अंतर्गत, मापतोल को मापतोल के अंतर्गत, औषधि को औषधि के लिए अंतर्गत, इस तरह से विभिन्न अधिनियम बनाकर हमको संरक्षण प्रदान किया है और कोशिश की है कि निर्माता, व्यापारी, उपभोक्ता हमारा शोषण ना कर सकें और हम स्वस्थ रह सकें और जो भी हम मूल्य अदा करते हैं उसका पूर्ण मज़ा ले सकें और पूर्ण उपयोग ले सकें। इसके अंतर्गत उत्पादक विभिन्न तरकीबें अपनाकर बाजार में मिलावटी खाद्य पदार्थ, दोषापूर्ण उपकरण, गलत मापतोल का प्रयोग कर या नकली मानक चिन्ह का प्रयोग कर उपभोक्ता को धोखा देता है या शोषण करता है। तो इसके अंतर्गत सरकार ने हमारे बचाव के लिए इन अधिनियम और कानूनों को बनाया है, जिसके लिए ये चाहिए कि हम इन अधिनियम और कानूनों के बारे में जानें और अपना संरक्षण करके अपना बचाव कर सकें। जैसे सरकार हर संभव प्रयास करती है कि उपभोक्ता या विक्रेता या व्यवसायों के हाथ शोषण नहीं हो, जो प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता को संरक्षण प्रदान करता है। उपरोक्त के हित में सरकार द्वारा बनाए गए विभिन्न कानून व अधिनियम निम्न अनुसार हैं, जिसके अंतर्गत आज हम पहला अधिनियम पढ़ते हैं, खाद्यान्न मिलावट प्रतिबंध अधिनियम 1954। इसका नाम ही 1954 इसलिए रखा गया है क्योंकि सबसे पहला खाद्यान्न प्रतिबंध अधिनियम या प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन के नाम से भी जाना जाता है, इसकी पहली बार 1954 में बनाया गया था, लेकिन इसको किसी कारणवश पारित इस अधिनियम को 1 जून 1955 में किया गया था और उसी दिन इसको लागू किया गया था। ये खाद्य पदार्थ निषेध अधिनियम 1954 के नाम से जाना जाता है। इस नियम के अंतर्गत किसी भी खाद्य सामग्री में किसी भी प्रकार की अगर मिलावट पाई जाती है तो उस उत्पादक को, निर्माता को या विक्रेता को कानूनन अपराधी माना जाता है और वो सज़ा का हकदार होता है और जो इससे धोखा पाया है उसको पूर्ण रूप से मुआवजा मिलता है। ये आपको पूर्ण रूप से स्वस्थ रखने के लिए बनाया गया है, क्योंकि मिलावटी भोजन ग्रहण करने से या खाद्यान्न सामग्री ग्रहण करने से सीधा और सरल सटीक असर आपके स्वास्थ्य पे पड़ता है, जो कि आपके जीवन पर्यंत में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है। तो इसके अंतर्गत जो भी खाद्यान्न सामग्री होती है उसमें किसी भी प्रकार की अगर मिलावट पाई जाती है तो उसको जांचा जाता है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की प्रयोगशालाएं स्थापित की गई है। इसकी मेन प्रयोगशाला दिल्ली में है, जो फूड प्रिवेंशन एक्ट के तहत है, और 6 और जगह इसकी सब ब्रांचेस हैं। 72 और प्रयोगशालाओं को सर्टिफाई किया गया है। यहाँ पे जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पे और मार्केट लेवल दोनों से ही सैंपल लिए जाते हैं और विभिन्न जगह इनको सैंपल्स को भेजा जाता है और टेस्टिंग में देखा जाता है कि ये पूर्ण रूप से सुरक्षित है कि नहीं है, कि
ये हमारे को कंज्यूम करने के लिए बिल्कुल सही है कि नहीं है, और समय समय पर इसका री एवैल्यूएशन किया जाता है। कहीं पर भी अगर ये पाया जाए कि जो प्रतिबंधित फूड प्रोडक्ट्स हैं या प्रतिबंधित प्रिजर्वेटिव्स हैं या अलाउड परमिशन से ज़्यादा मिलाए गए हैं, तो उनको बैन कर दिया जाता है और उनके अगेंस्ट कार्रवाई की जाती है। और इसको बाद में इस नियम का संशोधन किया गया था 1968 और 1973 में किया गया था। कोई भी भोज्य पदार्थ की जो खाद्य पदार्थ निषेध अधिनियम द्वारा बनाए गए न्यूनतम स्तर के अंतर्गत नहीं आता, उसे मिलावट माना जाता है। लेकिन इसको 1969 और 1973 में इसको रीइवैल्यूएट किया गया है, लेकिन फिर भी इस अधिनियम का खाद्य पदार्थ मिलावट अधिनियम 1954 ही कहा जाता है। इस अधिनियम के द्वारा सरकार निम्न कार्रवाई करती है: मिलावट और गलत प्रस्तुतीकरण पर प्रतिबंध लगाती है, उपभोक्ता को वस्तु के उपभोग संबंधी पूर्ण जानकारी दिलाना, उपभोक्ता के लिए शुद्ध खाद्य पदार्थों की व्यवस्था करना, मिलावट करने वाले व्यापारियों को दंडित करना और समय समय पर उस सैंपल की टेस्टिंग करना, उपभोक्ता को मिलावट वस्तुओं का उपभोग से बचाना, खाद्य पदार्थों का न्यूनतम स्तर बनाए रखना कि आपको मिनिमम बेस लेवल इतना तो रखना ही रखना है, उससे जितनी अच्छी क्वालिटी है उसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, लेकिन न्यूनतम बेस लाइन इन्होंने सेट कर रखी है जिसके अंतर्गत वो उस स्तर से नीचे आते ही दंडनीय हो जाते हैं या बैन हो जाते हैं। केंद्रीय सरकार ने खाद्यान्नों के स्तर को प्रमाणित करने के लिए समितियों, केंद्रीय खाद्यान्नों प्रयोगशाला एवं अखिल भारतीय स्वच्छता एवं स्वास्थ्य संस्थानों की स्थापना की है। इनका मुख्य कार्य खाद्यान्नों के नमूनों का विश्लेषण करना तथा उन्हें प्रमाणित करना। जैसे मैंने कहा कि इनकी मेन जो लैब है उसका मेन ऑफिस दिल्ली में है, बाकी 6 जगह और है, और बेहतर प्रयोगशालाओं को सर्टिफाई किया गया है जो फूड प्रिवेंशन अडल्ट्रेशन एक्ट के तहत किसी भी फूड का टेस्ट कर सकती है, और एक समय में एक ही सैंपल को 4 जगह भेजा जाता है, जैसे कि सब लैब्स का सैंपल को एक जैसा ऑब्जर्वेशन आए और उसको हम इवैल्यूएट कर सकें। प्रत्येक जिले स्तर पर खाद्य सामग्री के नमूने को खाद्यान्न प्रयोगशाला स्थापित है जहां पर विश्लेषणकर्ता नियुक्त हैं ताकि कोई भी व्यक्ति खाद्यान्न नमूने की जांच करवा सके। यदि जांच रिपोर्ट में खाद्य पदार्थ की मिलावट सिद्ध हो जाती है तो वे विक्रेता या व्यापारी को दंडनीय है, सजा है और मुआवजा अदा करना पड़ता है। तो इसके अंतर्गत ये देखा गया है कि खाद्यान्न से रिलेटेड कोई भी उसकी क्वालिटी से छेड़छाड़ करता है तो वो इस अधिनियम के अंतर्गत आता है। आइए अब दूसरा अधिनियम देखें हम, औषधि एवं मादक पदार्थ अधिनियम 1940। जैसा कि इसका नाम बताता है औषधि एवं मादक, इसका मतलब ये विभिन्न प्रकार की दवाइयों के अंतर्गत बना गया है। दवाइयों को भी बनाने के लिए रेगुलेशन एक्ट बनाया है, कंट्रोलिंग एक्ट बनाया है, जिसके अंतर्गत वो कोई भी दवा आपको नहीं दे सकते। उसके अंतर्गत उसकी क्वालिटी मेंटेनेंस, वो कहाँ बनाई जा रही है, कैसे पैक करी जा रही है, उसका लेबल पे क्या क्या ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कैसे कैसे उसकी डोसेज होनी चाहिए, अगर वो डॉक्टर से ही प्रिस्क्राइब्ड मिलनी चाहिए तो वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड ही लिखी जाती है। कुछ दवाइयाँ होती है बिना डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के आपको केमिस्ट या दवाई का दुकानदार नहीं बेच सकता, तो उसके ऊपर वो सावधानी या चेतावनी लिखी हुई होती है। ये सब इस औषधि एवं मादक अधिनियम 1940 के अंतर्गत आता है, जिसके अंतर्गत सारी औषधियों से रिलेटेड सावचेतियाँ या सावधानियाँ बरतनी होती हैं और उनके अंतर्गत क्या क्या सावधानियाँ चाहिए और क्या क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उनका बहुत अत्यधिक ध्यान देना चाहिए। और जो विक्रेता या निर्माता या उत्पादक इस चीज़ को फॉलो नहीं करता है वो दंडनीय माना जाता है और वो अपराधी माना जाता है। आजकल कई जगह देखा गया है कि औषधियों पर मैन्युफैक्चरिंग डेट या बैच नंबर या एक्सपायरी को होने के बाद उस लेबल को चेंज करके नया लेबल लगा दिया जाता है, जो कि अगर पता चल जाता है तो दंडनीय है और नहीं पता चलता तो भी दंडनीय है। क्यों? क्योंकि आप अपने मुनाफे के लिए बहुत सारी ज़िंदगियों से खिलवाड़ कर रहे हैं, जो कि
मानवता पर भी बहुत गलत असर दिखाता है। आइए और इसके अंतर्गत देखें क्या क्या लिखा है। इसके अंतर्गत वे सभी औषधियाँ एवं मादक पदार्थ आते हैं जो अपने देश में बनाए गए हैं अथवा आयात किए हुए होते हैं। उन पर संपूर्ण सूचना सहित लेबल लगना अनिवार्य है। लेबल पूर्ण इंफॉर्मेटिव होना चाहिए कि कब बना है, कब एक्सपायरी है, बैच नंबर, लाइसेंस नंबर, डोसेज, उसमें कौन सा केमिकल कितने अमाउंट में है, कितना उसका है, किसके प्रिस्क्रिप्शन से देना चाहिए, जनरल यूज़ का है, वो सब उस लेबल पर अंकित होना चाहिए। ये सब जानकारी उपभोक्ता के मार्गदर्शन के लिए होती है। नियमों में समय समय पर संशोधन किए जाते हैं। यदि औषधियाँ एवं मादक पदार्थ प्रमाणित स्तर से निम्न स्तर की पाई जाती है तो निर्माता से लाइसेंस छीन लिया जाता है तथा 1 वर्ष का कठोर कारावास एवं नियम अनुसार जुर्माना भी लगाया जाता है। और ये सुनिश्चित किया जाता है कि मेडिसिन, औषधि और मादक पदार्थ जो भी आप सेवन कर रहे हैं वो सुनिश्चित और आपके लिए सुरक्षित हो पूर्ण रूप से। आइए अब अपन देखते हैं तीसरा अधिनियम, भार एवं माप अधिनियम 1956 एवं 76। माप तोल अधिनियम सर्वप्रथम भारत सरकार ने 1956 में पारित किया था। इसके अंतर्गत मेट्रिक प्रणाली को अपनाया गया तथा मापने के लिए लीटर, मिलीलीटर और मीटर तथा सेंटीमीटर का उपयोग किया गया। इसी तरह तोलने के लिए किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम का उपयोग किया गया, क्विंटल का उपयोग किया गया। व्यापारियों को प्रमाणित वजन को ही काम में लेना होता है। ये देखिए आप यहाँ पे प्रमाणीकरण देख रहे हैं, यहाँ पे एक प्रमाणीकरण है और यहाँ वजन लिखा हुआ है जिसके अंतर्गत ये प्रमाणित है कि ये आप वजन या बाट उपयोग में ले सकते हैं। ये जो बाट बनाए जाते हैं इसके अंदर शीशा भरा जाता है जिससे इसका वजन मेंटेन रहता है और सील्ड और लॉक होता है। अगर कोई इसकी जगह आपको पत्थर से तोलता है तो वो गलत है और वो दंडनीय माना जाता है। इसी तरह लीटर को नापने के लिए लीटर के मेजरमेंट्स होते हैं, वही काम में लेने चाहिए। और इसकी जगह कोई भी ग्लास या कुछ काम में लेता है तो वो दंडनीय है। देखिए लीटर के लिए भी इस तरह से लीटर के पैरामीटर्स लिखे हुए आते हैं जिनको उपयोग में लेना चाहिए। और अगर एल्युमिनियम के हैं जिनसे दूध वगैरह नापा जाता है तो उनके नीचे का हिस्सा देखें कि कहीं वो टुचे हुए तो नहीं है, कोई उन्होंने ठोक के उसको अंदर तो नहीं गया, पूरा माप तो आ रहा है, जिसके अंतर्गत पूर्ण माप लेना अनिवार्य है। और अगर कोई विक्रेता या व्यापारी पाया जाता है जो पूरा माप नहीं दे रहा तो वो दंडनीय है और कारावास का हकदार हो जाता है। इस अधिनियम के पत्थर के बाहर चक्कों आदि का प्रयोग अपराध है। इसके प्रत्येक उत्पादक पर सही नापतोल अंकित करना अनिवार्य है। बाट एवं माप अधिनियम 1976, बाट तथा माप मानक पैकेज वस्तु अधिनियम 1977, बाट तथा मानक प्रवर्तन अधिनियम 1985। ये विभिन्न अधिनियम हैं जो पास करे गए विभिन्न कैटेगरीज के अंतर्गत और आपके लिए संरक्षण स्थापित किया गया। आइए अब अपन दूसरा, उपरोक्त अधिनियमों के अनुसार ऐसे बाट माप का प्रयोग करना जो मानक के अनुरूप नहीं है, बाट माप के मानक में परिवर्तन करना, पैकेज पर पूरी जानकारी नहीं देना तथा बाट माप कार्यालय अधिकारियों के कार्य में बाधा डालना अपराध माना गया है और इसके अंतर्गत कारावास और मौद्रिक मुआवजा भी आपसे लिया जा सकता है, क्योंकि सरकार के लिए उपभोक्ता का संरक्षण सर्वप्रिय है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट माना जाता है। आइए इसी के अंतर्गत दूसरा अधिनियम देखते हैं, बाजार एवं श्रेणीकर अधिनियम 1937। जैसा कि लिखा गया है 1937, तो ये 1937 में पारित हुआ है। ये फल से बने पदार्थ, आलू, सब्जी, गेहूं, मक्का, चावल, इन सभी वस्तुओं पर जो सामान्यता आपकी वनस्पति से प्राप्त होते हैं उन पर लागू होता है। उनको प्राप्त करने वाले के साथ साथ कच्चा चमड़ा आदि प्राप्त पर भी नियम लागू होता है। इस नियम के में उपभोग वस्तुओं की शुद्धता, गुणवत्ता, उनके गुण के अनुसार श्रेणी तथा अंक प्रदान किए जाते हैं, जैसे ए, बी, सी या 1, 2, 3। ए सबसे अच्छी क्वालिटी होती है या 1 सबसे अच्छी क्वालिटी होती है। इसी के अंतर्गत उनकी उपभोक्ता या उत्पाद के कैटेगरी के अनुसार कि वो कहाँ पे उत्पाद किए गए हैं या
वो किस क्वालिटी के, उसके अंतर्गत उनको श्रेणीकृत किया जाता है, ABC या 1 2 3। ये बाजार एवं श्रेणी कर अधिनियम 1937 के अंतर्गत आता है। अब आइए और देखते हैं कृषि उत्पादकों की ग्रेडिंग एवं मार्केटिंग अधिनियम 1937। इसके अंतर्गत जो भी भोजन पदार्थ होते हैं उनकी गुणवत्ता और पौष्टिकता को ध्यान में रखते हुए एक निश्चित मानक तैयार किया गया, जो कि इस बात की गारंटी देता है कि जो भी कृषि से उत्पादक प्रोडक्ट आप कंज्यूम कर रहे हो वो आपके स्वास्थ्य पे कोई भी हानिकारक प्रभाव नहीं देगा, अपितु आपके स्वास्थ्य वर्धक होगा और आपको परिपूर्ण तरीके से पौष्टिक और स्वस्थ रखेगा। इसके अंतर्गत सरकार ने एग मार्क का अनाउंसमेंट किया, और जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा, एग मार्क वो मार्क है जो कृषि उत्पादक पदार्थों पर लगाया जाता है और ये सुनिश्चित किया जाता है कि वो पूर्ण रूप से सुरक्षित और सावधानी पूर्वक तैयार किए गए हैं, पैक करे गए हैं और पार्सल करे गए हैं, जिसके अंतर्गत हमें कोई भी हानि नहीं हो रही। और जिन व्यापारियों को इस स्तर को भोग में लाने की अनुमति दी जाती है वे अपनी वस्तुओं पर तथा पैकिंग पर एग मार्क का प्रयोग करते हैं, परंतु यह चिन्ह तभी दिया जाता है जब भोज्य पदार्थ एग मार्क द्वारा निर्धारित मानक से संबंधी सभी मापदंडों को अच्छे से फॉलो करता है, परिपूर्ण करता है हर स्टेज पे और उनको मेंटेन करता है, तभी एग मार्क रखा जाता है। और अगर कभी भी टेस्टिंग के दौरान ये पाया गया कि एग मार्क के मापदंडों से वो निम्न स्तर पर चला गया है तो उससे लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है। आइए अब इसके अंतर्गत दूसरा अधिनियम देखें, भारतीय मानक संस्थान अधिनियम 1952 और भारतीय मानक ब्यूरो 1986। भारतीय मानक ब्यूरो को इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ISI के नाम से भी जाना जाता है, जो कि हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। ये मानकीकरण के अंतर्गत सरकार द्वारा दिया गया है, जो विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ, बिजली के उपकरण या पाठन सामग्री पर लागू होता है। ये विभिन्न प्रकार की साइकिल, मोटरसाइकिल या और उपकरणों पर भी लगा हुआ होता है, जिसके अंतर्गत उनकी प्रोडक्शन से लेकर कच्चे माल से लेकर फाइनल स्टेज तक हर लेवल पे उनको कंट्रोल और इवैल्यूएट किया जाता है और ये तय किया जाता है कि किसी भी स्तर पर उनके प्रोडक्शन के संग कोई कुताही नहीं बरती गई हो और कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। हर जगह हर स्तर पर वो उपभोक्ता के लिए सुरक्षित और अच्छा हो, जो भी कच्चा माल, जो भी प्रोडक्शन का लेवल उसमें उपयोग में लिया गया है वो परिपूर्ण तरीके से सही हो, उनके मापदंडों पे परिपूर्ण हो, क्योंकि ISI ने परिपूर्ण तरीके से मापदंड बना रखे हैं जिसके अंतर्गत उनके प्रोडक्शन लेवल को कंट्रोल किया जाता है। जैसा कि हर मानक और अधिनियम में देखा जाता है कि एक प्रोडक्शन लेवल पर और एक मार्केट लेवल पर दोनों ही जगह से सैंपल लिए जाते हैं, टेस्ट किए जाते हैं और अगर वो उन टेस्ट पे पास होता है तो उनको ISI मार्क दिया जाता है और साथ में लाइसेंस नंबर दिया जाता है। और अगर वो कहीं पर भी अपने स्तरों से निम्न पाए गए तो उनसे ISI मार्क ले लिया जाता है और दंडनीय अपराध माना जाता है, जिसके अंतर्गत उनका प्रमाणीकरण रद्द कर दिया जाता है और उनको कारावास भी हो सकती है और मौद्रिक सज़ा भी हो सकती है। ये उनकी गंभीरता, सज़ा की गंभीरता पर निर्भर करती है या उनके अपराध की गंभीरता पर निर्भर करती है कि कहाँ पे उन्होंने कितना फेरबदल किया है या कितना हेराफेरी की है। वस्तु के गुण, विशेषताएं, उपभोक्ताओं की सुरक्षा, प्रशिक्षण की विधि आदि का विशेष ध्यान रखा जाता है। भारतीय मानक संस्थान ने ISI मार्क लगाने हेतु लाइसेंस दे रखा है। उसके लिए अति आवश्यक है कि वस्तु के निर्माण में कच्चे पदार्थों से लेकर अंतिम तैयार पदार्थों और उसके बाद संग्रहण करते समय भी गुणवत्ता नियंत्रण पर अधिक ध्यान दिया जाए। प्रमाणीकरण के लिए समय समय पर निरीक्षकों द्वारा जांच की जाती है। इस प्रकार लापरवाही या असावधानी से वस्तुओं की गुणवत्ता में अंतर आ जाता है। शिकायत या दोष पाए जाने पर लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है। यही अधिनियम इस बात की गारंटी देता है कि यदि ISI प्रमाणित कोई वस्तु की शिकायत या दोष पाया जाता है तो उपभोक्ता को
वस्तु व्यापारी द्वारा बदल कर देगा या मुआवजा प्रदान करेगा या जो भी उसका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई परिपूर्ण तरीके से करेगा। और अगर कहीं हम ये पाए जाते हैं कि नकली आईएसआई मार्क का चिन्ह का उपयोग करते हुए कोई व्यापारी पाया जाता है तो वो वापस से सरकार द्वारा दंडनीय होता है। क्यों? क्योंकि जो सरकार ने मानकीकरण और इतने सारे टेस्टों के बाद प्रदत्त किया गया है और कोई सिर्फ अपने मुनाफे के लिए उसको गलत उपयोग कर रहा है तो वो सज़ा का हकदार हो जाता है। आइए इसके अंतर्गत देखते हैं दूसरा अधिनियम, एकाधिकार और नियंत्रित व्यापार अधिनियम 1969। और इसको अपन क्या कहते हैं, ब्लैक मार्केटिंग कंट्रोल अधिनियम। क्यों ब्लैक मार्केटिंग? क्योंकि जैसा कि इन्होंने कहा एकाधिकार और नियंत्रित अधिनियम, इस अधिनियम के अंतर्गत इन्होंने 1969 में इसको लागू किया है। इस अधिनियम के अंतर्गत ये सुनिश्चित किया जाता है कोई भी व्यापारी, कोई भी निर्माता, कोई भी उत्पादक किसी एक चीज़ पे अपना सर्वोच्च अधिकार नहीं स्थापित कर सकता कि अगर आप ये कहें कि फला प्रकार का आटा सिर्फ ये कंपनी ही बनाएगी तो ऐसा नहीं हो सकता। वो अगर एकाधिकार करेगा तो अपनी मनचाही क्वालिटी देगा, कितनी चाहे घटिया से घटिया, और मनचाहे कॉस्ट आपसे वसूलेगा जो कि आपके संरक्षण के विपरीत होगा। तो इसके अंतर्गत सरकार ने एकाधिकार और नियंत्रित बाजार अधिनियम निकाला है जिसके अंतर्गत कोई भी व्यापारी किसी भी एक चीज़ पे अपना सर्वोच्च अधिकार नहीं बना सकता। मार्केट में, व्यापार में बहुत सारे लोग इसका प्रोडक्शन करते हैं और बहुत सारे ब्रांड्स के अंतर्गत आपको वो चीज़ उपलब्ध होती है जिसके अंतर्गत आप कंपटीशन के अंतर्गत अपने लिए अच्छी चीज़ कम कॉस्ट में ले सकते हैं। जैसा कि हमने पूर्व अध्यायों में हमने डिस्कस किया था कि मार्केट में शैम्पू की बहुत सारी ब्रांड्स अवेलेबल है जिसके अंतर्गत हम अपनी मर्ज़ी के अनुसार उस शैम्पू का ब्रांड उठा सकते हैं जो हमारी क्वालिटी के अनुसार हो, हमारी ज़रूरतों के अनुसार हो, हमारी कॉस्ट प्राइस में आती हो। ये सब चीज़ हम इवैल्यूएट करेंगे। और ब्लैक मार्केटिंग कंट्रोल इसलिए क्योंकि अगर एक ही जना इसका प्रोडक्शन कर रहा है या एक ही जना मार्केट को नियंत्रित कर रहा है तो मार्केट में जितनी वो चीज़ उपलब्ध है वो सब चीज़ खरीद के अपने पास रख लेगा। मार्केट में उसकी किल्लत हो जाएगी, कमी हो जाएगी, तो वो क्या करेगा, अपनी मन मर्जी दाम में वो सामान मार्केट में बेचेगा और जो चीज़ 2 रुपये की है वो चाह के 20 रुपये में भी बेचेगा। तो अगर 2 रुपये की चीज़ 20 रुपये में जा रही है तो वो सीधे सीधे 18 रुपये का मुनाफा कमा रहा है जो कि गलत है उपभोक्ता संरक्षण के अंतर्गत। तो सरकार इस अधिनियम के अंतर्गत ये सुनिश्चित करती है कि कोई भी व्यापारी अब पूरे बाजार को नियंत्रित ना कर सके और अपना एकाधिकार ना बिठा सके। और इसके लिए सरकार हर एरिया में, हर कॉलोनी में एक राशन की दुकान खोलती है जिसके अंतर्गत सरकार एक कंट्रोल्ड रेट के अंतर्गत वो सामान का क्रय करती है और उपभोक्ता उसका खरीद सकते हैं। और कुछ चीज़ें जैसे पेट्रोल हो गई, डीजल हो गया या जो मार्केट में ओपन है उसके अंतर्गत भी सरकार रेट डिसाइड करती है जो कि उस रेट के अंतर्गत ही वो व्यापारी उस सामान का क्रय कर सकता है और अगर उससे ज़्यादा बेचता है तो वो इसके अंतर्गत दंडनीय पाया जाता है। आवश्यकता वस्तुएं अधिनियम 1955। इस अधिनियम में सरकार द्वारा उन सभी आवश्यक वस्तुएं जैसे नमक, शक्कर, अनाज, तेल, कपड़ा, माचिस इत्यादि के उत्पादन एवं वितरण पर नियंत्रण का प्रावधान है ताकि वे वस्तुएं जिनकी कमी की उपभोग के लिए निम्न आय वाला समूह आसानी से उचित मूल्य में प्राप्त कर सके। इसके अंतर्गत हर वार्ड में राशन की दुकान खोली गई है और सरकार द्वारा प्रदत्त निम्न स्तर की मूल्य दरें वहाँ पे लिखी जाती हैं जिसके अंतर्गत उसी दर से वो बेचा जाता है और अगर उसे ज़्यादा दर से बेचा गया तो वो दंडनीय माना जाता है। इसमें व्यापारियों को उन वस्तुओं की सूची तथा मूल्य सूची लगाना अनिवार्य कर दिया जाता है जो सरकार द्वारा आवश्यक वस्तुएं अधिनियम के अंतर्गत आती है और निर्धारित की जाती है। आइए अब दूसरा अधिनियम देखें। विद्युतीकरण, विद्युतीय उपकरण गुणवत्ता
नियंत्रण अधिनियम 1976 निम्न स्तरीय विद्युत घरेलू उपकरणों से दुर्घटना में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण हेतु ये नियम लागू किया। इसका मुख्य उद्देश्य बाजार में सिर्फ उन्हीं उपकरणों में बिक्री हो सकती है जो सुरक्षित हो। इस नियम के अंतर्गत व्यापारी ऐसे घरेलू विद्युतीय उपकरणों का निर्माण, विक्रय अथवा वितरण हेतु संग्रहण नहीं कर सकते जो ISI स्तर के ना हो। ISI अगर लगा हुआ नहीं हो तो वो विद्युत आप उपयोग में ना लें और मार्केट से ना खरीदें, चाहे वो थोड़े सस्ते दामों में हो, क्योंकि वो आपकी सुरक्षा के लिए हानिकारक होगा और थोड़े से पैसे के चक्कर में आप बड़े हानि से ग्रसित हो सकते हो। अपने पढ़ा है कि सरकार ने उपभोक्ताओं को संरक्षण प्रदान करने हेतु विभिन्न कानून एवं अधिनियमों की स्थापना की तथा समय की मांग के साथ उनमें परिवर्तन किए। इन कानूनों के राह रहते ये सोचा था कि उपभोक्ता को शोषण नहीं होगा और उत्पादक एवं उपभोक्ता के मध्य एक अच्छा सामंजस्य होगा। हालांकि इन कानूनों के अंतर्गत व्यापारियों द्वारा गलत नीतियां अपनाने पर कारावास, जुर्माना, लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान तो है, परंतु उपभोक्ता को किसी प्रकार की राहत नहीं मिलती। उसके द्वारा व्यय किया गया धन तो व्यर्थ होता ही जाता है तथा कई बार दोषपूर्ण वस्तु या सेवाओं से उन्हें शारीरिक आघात भी पहुंचता है। ऐसी स्थिति में छुटकारा पाने के लिए हेतु सरकार ने सभी कानूनों के अलावा एक और कानून उपभोक्ता के संरक्षण हेतु पारित किया गया है और जो सर्वाधिक प्रगतिशील एवं व्यापक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, जिसके अंतर्गत उपभोक्ता के अधिकार, उद्देश्य तथा क्षतिपूर्ति के बारे में हम अगले अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट अधिनियम है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। इसके अंतर्गत अगर उपभोक्ता किसी भी लेवल पे किसी भी अधिनियम के अंतर्गत अपने आप को ठगा हुआ पाता है तो वो उपभोक्ता मंच पे जाके शिकायत कर सकता है, उपभोक्ता न्यायालय में जाके शिकायत कर सकता है और अपने लिए पूर्ण रूप से न्याय की आस कर सकता है और उसको पूर्ण रूप से न्याय भी मिलता है। तो इस पाठ के अंतर्गत हमने विभिन्न अधिनियम पढ़े, जिसके अंतर्गत हमने विभिन्न कैटेगरीज को देखा और उनका अध्ययन किया और ये जाना कि खाद्यान्न अधिनियम है, फिर व्यापारी नियंत्रण अधिनियम है, मापतोल अधिनियम है, ISI मार्क अधिनियम है। और आशा करते हैं इन सभी अधिनियमों के साल, जिस साल में ये पारित हुए हैं, वो नामों के साथ जुड़े हुए हैं, उनको हमने याद कर लिया होगा, नोटबुक में लिखा होगा, क्योंकि दोस्तों ये 1 मार्क के सवाल में पूछे जा सकते हैं या ये पाप पूछा जा सकता है कि श्रेणीकर अधिनियम का क्या मतलब है और वो क्यों पारित किया गया था। तो आशा करती हूँ कि आप इनको पूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे, याद करेंगे। तब तक आप याद करते रहिए। मैं अगले भाग में इसके प्रश्नोत्तर लेके हाजिर होती हूँ। नमस्कार।